31 मई 2009 रात करीब 10 बजे ब्राजील के रियो दे जनेरियो के गैलियाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 पेरिस के लिए उड़ान भरने को पूरी तरह तैयार खड़ी थी। ये केवल 4 साल पुराना चमचमाता एयरबस A330 प्लेन था जिसकी कमान कैप्टन मार्क डुबोइस ने संभाल रखी थी। ये एक लंबी दूरी की फ्लाइट थी, इसलिए कैप्टन के अलावा इसमें एक की जगह 2 फर्स्ट ऑफिसर्स डेविड रॉबर्ट और पियरे केड्रिक बोनिन मौजूद थे। यहाँ कैप्टन मार्क डुबोइस के पास कुल 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, तो वही फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट के पास 6,500 घंटों और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पियरे केड्रिक बोनिन के पास कुल 2,900 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इस प्लेन में 33 देशों के टोटल 228 लोग सवार थे, जिनमें 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोग फ्रेंच, ब्राजीलियन और जर्मन नागरिक थे जो छुट्टियां मनाकर या अपने बिजनेस ट्रिप पूरे करके पेरिस के चार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट लौट रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जिसे दुनिया सदियों तक एक खतरनाक मिस्ट्री के रूप में याद रखेगी। रात के 10:29 पर फ्लाइट 447 रनवे पर दौड़ती हुई पेरिस के लिए टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ के बाद शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। प्लेन धीरे धीरे अपनी तय ऊंचाई 35,000 फीट की तरफ बढ़ता है। कुछ ही समय बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट अपने तय शेड्यूल के मुताबिक आराम करने के लिए क्रू रेस्ट कैबिन में चले जाते हैं। अब कॉकपिट में 2 पायलट्स कैप्टन मार्क डुबोइस और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पियरे केड्रिक बोनिन मौजूद थे। अगले 2 घंटों में फ्लाइट ब्राजील के रिसाइफ और नेटल जैसे प्रमुख एयर स्पेस को पार कर अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ने लगती है। कॉकपिट के ऑटोमेशन सिस्टम्स सब कुछ संभाल रहे थे और उड़ान पूरी तरह रूटीन के मुताबिक चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, विमान पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जिससे दुनिया के सबसे अनुभवी पायलट्स भी सतर्क रहते हैं। प्लेन को अब अटलांटिक ओशन के ऊपर मौजूद इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ से गुजरना था। इक्वेटर के पास मौजूद इस इलाके में नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की हवाएं आपस में टकराती हैं और दुनिया के सबसे भयानक थंडरस्टॉर्म्स पैदा करती हैं। जैसे ही प्लेन अटलांटिक ओशन के इस खतरनाक जोन के करीब पहुंचता है, रूटीन के अकॉर्डिंग कैप्टन मार्क डुबोइस का रेस्ट करने का टर्न आ जाता है। इसके बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट वापस कॉकपिट में आ जाते हैं। रात 1:55 पर रेस्ट करने के लिए जाने से पहले कैप्टन मार्क डुबोइस दोनों फर्स्ट ऑफिसर्स को ब्रीफिंग देते हैं कि आगे एक बड़ा टर्बुलेंस जोन आने वाला है जहां उन्हें खास सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके बाद वो दोनों फर्स्ट ऑफिसर्स के हाथों में फ्लाइट की कमान सौंप कर रेस्ट करने के लिए कॉकपिट से बाहर क्रू रेस्ट कैबिन में चले जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों पायलट्स महसूस करते हैं कि बाहर का माहौल तेजी से बदल रहा है। इस इलाके से वो लोग पहले भी कई बार गुजर चुके थे और आमतौर पर यहाँ ऐसे तूफान आते रहते थे, लेकिन आज उन्हें कुछ बेहद अजीब लग रहा था। देखते ही देखते प्लेन चारों तरफ से घने काले बादलों से घिर जाता है। दूर दूर तक बिजली चमक रही होती है और कॉकपिट के सामने वेदर रेडार पर दिखाई देने वाले साइंस तेजी से बदलने लगते हैं। स्क्रीन का रंग हरे से पीला और फिर गहरे लाल रंग में बदलने लगता है, जो बेहद खराब मौसम की चेतावनी दे रहा था। तभी अचानक विमान के सामने एक के बाद एक समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। विमान की खिड़कियों पर चिंगारियों जैसी रोशनी दिखाई देने लगती है। तेज वार्निंग साउंड्स कॉकपिट में गूंजने लगते हैं और अचानक ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब तक फ्लाइट को कंप्यूटर सिस्टम संभाल रहे थे, लेकिन अब 35,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशन के बीचों बीच विमान पूरी तरह पायलट्स के हाथों में आ चुका था। इसके बाद कॉकपिट में हालात अचानक बदल जाते हैं। पायलट समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो लगातार इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल्स को चेक कर रहे थे, लेकिन विमान उनकी उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। देखते ही देखते प्लेन करीब 10,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे गिरने लगता है। ये सब कुछ कैप्टन के कॉकपिट छोड़ने के महज 3-4 मिनट के अंदर हुआ था। रेस्ट कैबिन में मौजूद कैप्टन मार्क डुबोइस को भी जल्द ही एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो तुरंत कॉकपिट की तरफ लौटते हैं, लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। चारों तरफ वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे, ऑटो थ्रस्ट बंद हो चुका था और कॉकपिट में मौजूद तीनों पायलट्स तेजी से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। उस वक्त विमान अटलांटिक के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद था। वो ब्राजील के रेडार कवरेज से बाहर निकल चुका था और अभी सेनेगल के रेडार जोन तक नहीं पहुंचा था। ऐसे में उस समय विमान एक ऐसे इलाके में उड़ रहा था जो एक तरह का रेडार ब्लैक होल था और इस वजह से वो किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से फ्लाइट के ADS-C सैटेलाइट रिपोर्टिंग सिस्टम में भी शुरुआती लॉगिन प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से उसकी
लाइव पोजीशन ट्रैकिंग भी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। यानी हालात इतने खराब हो चुके थे कि प्लेन अब एग्जैक्टली कहां था इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी कोई अंदाजा नहीं था। एक तरफ कॉकपिट में पायलट्स की हालत खराब थी तो वही कैबिन के अंदर पैसेंजर्स भी अब खतरे को महसूस करने लगे थे। तेज झटकों से पूरा विमान कांप रहा था, लोगों की नींदें उड़ चुकी थी, बच्चे रो रहे थे, लोग अपनी सीटों को कसकर पकड़े हुए थे और हर गुजरते पल के साथ डर बढ़ता जा रहा था। टेक ऑफ करने के करीब 3.25 घंटे बाद रात 2:14 पर यह प्लेन अटलांटिक ओशन के बीचों बीच ब्राजील और अफ्रीका के आधे रास्ते में अचानक आसमान से गायब हो जाता है। इसी के साथ कॉकपिट से आने वाली आवाजों का सिलसिला भी हमेशा के लिए थम जाता है और चारों तरफ सिर्फ एक गहरा डरावना सन्नाटा छा जाता है। विमान के गायब होने के करीब 2 घंटे बाद सुबह लगभग 4 बजे सेनेगल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स फ्लाइट 447 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो पर सिर्फ खामोशी थी। पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आसपास उड़ रहे दूसरे एयरक्राफ्ट्स और एयर फ्रांस हेडक्वार्टर से भी कोई जानकारी नहीं मिलती तो उनकी चिंता बढ़ने लगती है। कुछ ही समय बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इंटरनेशनल अलर्ट जारी कर दिया जाता है और इस खबर से फ्रांस और ब्राजील समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। हर किसी के मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरक्राफ्ट्स में से एक एयरबस A330 228 लोगों के साथ अटलांटिक ओशन के ऊपर अचानक बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो गया। क्या विमान में कोई धमाका हुआ था? क्या उसे हाईजैक कर लिया गया था? या फिर अटलांटिक ओशन के उस सुनसान हिस्से में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। फ्लाइट 447 के गायब होने के बाद फ्रांस की एविएशन अथॉरिटी BEA और ब्राजील की नेवी मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। ब्राजील तुरंत अपनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स और नेवी के जहाजों को अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना कर देता है और दूसरी तरफ फ्रांस भी अपने सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स और मॉडर्न वॉरशिप्स को खोजबीन में लगा देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर्च एरिया था। विमान अटलांटिक ओशन के जिस हिस्से में गायब हुआ था वो हजारों किलोमीटर तक फैला एक सुनसान और खतरनाक इलाका था, जहां कई जगह समुद्र की गहराई 4000 मीटर से भी ज्यादा थी। आसमान में एयरक्राफ्ट चक्कर लगा रहे थे, समुद्र में जहाज खोजबीन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फ्लाइट 447 का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। समय बीतता जा रहा था और हर गुजरते घंटे के साथ 228 लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। सर्च टीम्स को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को आसमान खा गया या समुद्र निकल गया। इसी बीच फ्लाइट 447 के अचानक गायब होने को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की थ्योरीज भी सामने आने लगती हैं। सबसे पहले शक उस भयानक मौसम पर गया जिससे गुजरते वक्त विमान का कांटेक्ट टूटा था। कई लोगों का मानना था कि शायद किसी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक या एक्सट्रीम टर्बुलेंस ने प्लेन को तबाह कर दिया होगा, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स को इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं था, क्योंकि एयरबस A330 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को ऐसे मौसम का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ध्यान विमान से मिले आखिरी ऑटोमेटिक मैसेजेस पर गया, जिनमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और सिस्टम फेलियर्स की जानकारी थी। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि शायद विमान के अंदर कोई गंभीर इलेक्ट्रिकल फेलियर, शॉर्ट सर्किट या कंप्यूटर मैलफंक्शन हुआ हो, जिसने कॉकपिट क्रू को संभलने का मौका ही नहीं दिया। वही कुछ लोग मान रहे थे कि विमान किसी बड़े हेल स्टॉर्म या कैबिन प्रेशर फेलियर का शिकार हुआ होगा, जबकि दूसरी तरफ इसके अचानक गायब हो जाने की वजह से हाईजैकिंग और टेरर अटैक जैसी आशंकाएं भी जोर पकड़ने लगी। हालांकि शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो इन दावों को मजबूती दे सके, लेकिन अटकलों का बाजार और गर्म होता गया और इंटरनेट फोरम्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स में बरमूडा ट्रायंगल, सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, एयरक्राफ्ट सैबोटाज और यहां तक कि एलियन अबडक्शन जैसी अजीबोगरीब थ्योरीज भी तैरने लगी। लेकिन सच ये था कि उस समय किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फ्लाइट 447 के साथ आखिर हुआ क्या था, इसका रहस्य अब भी अटलांटिक ओशन की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ था। जब दुनिया भर में तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही थी, उसी वक्त फ्रेंच और ब्राजीलियन अथॉरिटीज सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थी। उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाती है और अगले ही दिन सर्च टीम्स को समंदर की सतह पर एक लंबा ऑयल स्लिक और विमान के कुछ डेब्रीज दिखाई देते हैं। इससे पहली बार इस आशंका को बल मिला कि फ्लाइट 447 अब अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा चुकी है। इसके बाद 6 जून को सर्च टीम्स को पहली बार कुछ पीड़ितों के शव मिलते हैं और अगले ही दिन एयरबस A330
KG का वर्टिकल स्टेबलाइजर भी बरामद कर लिया जाता है, जिस पर एयर फ्रांस का लोगो साफ दिखाई दे रहा था। सर्च टीम्स की यह मशक्कत पूरे जून के महीने तक बिना रुके जारी रहती है, जिस दौरान विमान के 600 से ज्यादा टुकड़े और 50 पीड़ितों के शव बरामद किए जाते हैं, जिनमें कैप्टन मार्क डुबोइस का शव भी शामिल था। जब यात्रियों के शव उनके देश पहुंचे तो वहां हर किसी की आंखों में आंसू थे और पीड़ितों के घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे। जब मलबे और शवों का एनालिसिस किया जाता है तो इन्वेस्टिगेटर्स को यह बेहद अहम सुराग मिलता है कि विमान हवा में नहीं फटा था, बल्कि लगभग सही सलामत हालत में बहुत तेज रफ्तार से समुद्र से टकराया था। लेकिन इससे सिर्फ इतना पता चला कि विमान कैसे गिरा, ये नहीं कि वो गिरा क्यों। इस सवाल का जवाब केवल फ्लाइट रिकॉर्डर्स दे सकते थे, लेकिन अटलांटिक ओशन की हजारों मीटर गहराई में पड़े उन ब्लैक बॉक्सेस का कोई पता नहीं चल रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन जांच वही अटकी रहती है। लेकिन तमाम असफलताओं, निराशाओं और 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 3 अप्रैल 2011 को इन्वेस्टिगेटर्स को बड़ी सफलता मिलती है। एक रोबोटिक सबमरीन समुद्र की सतह से करीब 3900 मीटर नीचे फ्लाइट 447 के मुख्य मलबे का पता लगा लेती है, जहां विमान के इंजन, लैंडिंग गियर, फ्यूजलेज और दूसरे बड़े हिस्से बिखरे पड़े थे। इस तरह एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक का सबसे अहम सुराग आखिरकार मिल चुका था। इसके बाद एक मुश्किल रिकवरी मिशन के जरिए इन्वेस्टिगेटर्स जल्द ही विमान के मलबे के साथ साथ उसके ब्लैक बॉक्सेस भी बरामद कर लेते हैं। लेकिन मलबे के बीच उन्हें एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिलता है जिसने वहां मौजूद लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। समंदर की हजारों मीटर गहराई में बेहद ठंडे पानी और रोशनी की पूरी गैर मौजूदगी के कारण कई पीड़ितों के शव और अवशेष 2 साल बाद भी उसी हालत में मौजूद थे। इस अभियान के दौरान करीब 104 पीड़ितों के शव और अवशेष बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन बाकी 74 लोगों का कभी कोई पता नहीं चल सका। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगभग 2 साल तक समुद्र की गहराइयों में पड़े रहने के बावजूद सुरक्षित थे, जिन्हें तुरंत पेरिस भेज दिया जाता है। जब एविएशन एक्सपर्ट्स इनकी डिकोडिंग और डेटा एनालिसिस करते हैं, तब अटलांटिक ओशन के आसमान में घटित हुए उस काली रात के आखिरी 4 मिनट और 23 सेकंड का वो खौफनाक सच सामने आता है, जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। दरअसल जब तक फ्लाइट 447 इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के खतरनाक हिस्से तक नहीं पहुंची थी, तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन उस बर्फीले तूफान के करीब पहुंचा, घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हुई जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल कर रख दिया। बाहर तूफान लगातार भयानक होता जा रहा था। प्लेन की विंडशील्ड पर चमकती हुई बिजली दिखाई दे रही थी और कुछ ही देर में बारिश की जगह बर्फ के बेहद बारीक आइस क्रिस्टल्स विमान से टकराने लगे। देखने में यह मामूली लग रहा था, लेकिन यहीं से इस हादसे की असली वजह सामने आती है। दरअसल प्लेन की स्पीड मेजर करने के लिए उसके आगे के निचले हिस्से में पिटोट ट्यूब्स लगे होते हैं। ये छोटे सेंसर्स हवा के दबाव को मेजर कर कंप्यूटर्स को बताते हैं कि प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है। लेकिन उस रात मौसम इतना खराब था कि बर्फ जमने की वजह से ये सेंसर्स कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। इससे प्लेन के कंप्यूटर्स को स्पीड का सही डेटा मिलना बंद हो जाता है और यही से मामला बिगड़ने लगता है। दरअसल एयरबस A330 का फ्लाई बाय वायर सिस्टम आमतौर पर नॉर्मल लॉ में काम करता है। इसे आप प्लेन का एक तरह का सेफ्टी शील्ड समझ सकते हैं। अगर पायलट गलती से प्लेन को जरूरत से ज्यादा ऊपर उठा दे, बहुत ज्यादा झुका दे या ऐसी कोई हरकत करे जिससे प्लेन नीचे गिरने लगे, तो कंप्यूटर बीच में दखल देकर उसे बचा लेता है। लेकिन उस रात बर्फ जमने की वजह से पिटोट ट्यूब से आने वाला स्पीड डेटा गड़बड़ हो चुका था। विमान के अलग अलग कंप्यूटर्स को अलग अलग जानकारी मिलने लगी थी। ऐसे हालात में सिस्टम को लगा कि अब वो डेटा पर भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए रात करीब 2:10 पर ऑटो पायलट अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और प्लेन नॉर्मल लॉ से निकलकर ऑल्टरनेट लॉ 2 में चला जाता है। फ्लाइट 447 के लिए यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऑल्टरनेट लॉ 2 में आते ही प्लेन का वो सुरक्षा कवच गायब हो गया जो उसे स्टॉल होने या खतरनाक मैन्यूवर से बचाता था। यानी अब आगे जो भी होना था वो पूरी तरह कॉकपिट में बैठे पायलट्स के फैसलों पर निर्भर था। और उस वक्त विमान की कमान जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पियरे कैड्रिक बोनिन के हाथों में थी, जिन्हें तीनों पायलट्स में सबसे कम फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। कॉकपिट में एक के बाद एक अलार्म्स बजने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वहां माहौल बहुत टेंस हो जाता है। पिटोट ट्यूब्स के जाम होते ही पायलट्स की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली स्पीड अचानक 275 नॉट से गिरकर लगभग 60 नॉट्स पर आ जाती है।
इसे देखकर दोनों पायलट्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में गलत रीडिंग है, क्योंकि सेंसर सही डेटा नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन इस गिरावट को देख बोनिन के बगल में बैठे सीनियर फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट घबराकर चिल्लाते हैं, क्या हुआ? स्पीड कहाँ गई? हमारी स्पीड गायब हो गई है। बाहर घनी अंधेरी रात थी, चारों तरफ तूफान था और कॉकपिट के अंदर लगातार वार्निंग्स गूंज रही थी। इस अचानक आई टेक्निकल फेलियर ने बोनिन को अंदर तक डरा दिया और यहीं पर उनसे इस पूरे हादसे की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। घबराहट में बोनिन अपनी कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्लाइट 447 तेजी से और भी ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगती है। कुछ ही पलों में प्लेन 35,000 फीट से बढ़कर लगभग 38,000 फीट तक पहुंच जाता है। लेकिन इस चढ़ाई की कीमत असल में उसकी स्पीड चुका रही थी, जो लगातार खतरनाक स्तर तक गिरती जा रही थी। और तभी कॉकपिट में स्टॉल 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 का वो खतरनाक अलार्म गूंज उठता है, जिससे दुनिया का हर पायलट डरता है। इसका मतलब था कि विमान अब हवा में उड़ने की अपनी क्षमता खो रहा है और वो एक भारी लोहे के टुकड़े की तरह सीधे नीचे गिरने वाला है। लेकिन रॉबर्ट ने बोनिन की इस गलती को नहीं देखा, क्योंकि एयरबस में दोनों पायलटों की कंट्रोल स्टिक अलग अलग काम करती है और वे एक दूसरे की स्टिक के मूवमेंट को फिजिकली नहीं देख सकते। रॉबर्ट ने जब देखा कि विमान की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, विमान को नीचे लाओ, तुम क्या कर रहे हो? हमारी स्पीड कम हो रही है। बोनिन ने पैनिक में आकर जवाब दिया, मैं विमान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स की घबराहट साफ सुनी जा सकती थी। रॉबर्ट ने बार बार वार्निंग बटन्स को दबाया, लेकिन कंप्यूटर लगातार स्टॉल स्टॉल चिल्लाता रहा। बोनिन का दिमाग इस कदर सुन्न हो चुका था कि उन्होंने उस स्टॉल वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और डर के मारे अपनी साइड स्टिक को पीछे ही खींच कर रखा, जिससे विमान का एंगल ऑफ अटैक इतना ज्यादा बढ़ गया कि विमान लगभग 10,000 फीट पर मिनट की खौफनाक रफ्तार से नीचे अटलांटिक ओशन की तरफ गिरने लगता है। कॉकपिट का माहौल अब किसी कयामत के मंजर जैसा था। अलार्म्स लगातार गूंज रहे थे, विमान बुरी तरह कांप रहा था और दोनों पायलट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रात 2:11:42 पर कैप्टन मार्क डुबोइस दौड़ते हुए कॉकपिट में दाखिल होते हैं। रिकॉर्डिंग में उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, यहाँ क्या बकवास चल रही है? तुम लोग क्या कर रहे हो? रॉबर्ट लगभग हाफते हुए जवाब देते हैं, कैप्टन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कंट्रोल खो चुके हैं। कुछ सेकंड्स रुककर रॉबर्ट कैप्टन से लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछते हैं, आपको क्या लगता है कैप्टन, हमें क्या करना चाहिए? लेकिन कैप्टन को ना तो शुरुआत की गड़बड़ के बारे में पता था और न ही इस बात का अंदाजा था कि फर्स्ट ऑफिसर बोनिन ने प्लेन को कई गुना तेजी से ऊपर भगाया था। इसलिए सब नजारा देख कैप्टन पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। वो सिर्फ स्क्रीन को देखते हुए बुदबुदाते हैं, वहां मुझे नहीं पता, वहां वो नीचे जा रहा है। इस घबराहट भरे माहौल के बीच रॉबर्ट विमान को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोनिन अब भी अपनी साइड स्टिक पीछे खींचे हुए थे। एयरबस के डिजाइन में दोनों पायलट्स एक दूसरे की स्टिक का मूवमेंट नहीं देख सकते थे। ऐसे में दोनों अनजाने में एक दूसरे के उलट कमांड्स दे रहे थे और कॉकपिट में बार बार डुअल इनपुट का अलार्म भी गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पायलट्स के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। इस बीच विमान की ऊंचाई तेजी से घटती जा रही थी। विमान अब समंदर की सतह के बेहद करीब आ चुका था और उसकी ऊंचाई 10,000 फीट, फिर 5,000 फीट और देखते ही देखते केवल 2,000 फीट ही रह गई थी। अब ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम भी लगातार चिल्ला रहा था, पुल अप, जो ये बता रहा था कि विमान कुछ ही सेकंड में समंदर से टकराने वाला है। ऐसे में कैप्टन डुबोइस और फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट चिल्लाते हुए जूनियर फर्स्ट ऑफिसर बोनिन से कहते हैं, क्लाइंब क्लाइंब क्लाइंब, जल्दी प्लेन को ऊपर उठाओ। इसी खौफनाक मोड़ पर रिकॉर्डिंग में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर बोनिन के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जिसने इस पूरी मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। बोनिन घबराई हुई आवाज में जवाब देते हैं, और कितना ऊपर उठाऊं, मैं तो काफी देर से स्टिक पूरा पीछे खींचे हुए हूं, लेकिन ये प्लेन नीचे ही गिरता जा रहा है। ये सुनते ही कैप्टन डुबोइस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जाकर उन्हें समझ आता है कि आखिर पिछले कई मिनटों से प्लेन रिकवर क्यों नहीं हो पा रहा था। बोनिन शुरुआत से ही लगातार विमान को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड खोकर गहरे स्टॉल में फंस गया था। दरअसल ऐसी भारी स्ट्रेस और पैनिक की सिचुएशन में इंसान अक्सर वही करने लगता है जो उसकी ट्रेनिंग में सबसे गहराई से बैठा होता है। नॉर्मल लॉ में किसी इमरजेंसी क्लाइंब के दौरान स्टिक पीछे खींचना सेफ हो सकता था, क्योंकि सिस्टम प्लेन को स्टॉल नहीं होने देता। लेकिन बोनिन ये समझ नहीं पाया कि फ्लाइट 447 अब नॉर्मल लॉ में नहीं बल्कि ऑल्टरनेट लॉ में थी, जहां वो सुरक्षा कवच मौजूद ही नहीं था।
इसके बाद कैप्टन चीखते हुए स्टिक को आगे की तरफ पुश करने और नोज को नीचे करने को कहते हैं ताकि विमान स्टॉल से बाहर आ सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान समंदर से मात्र कुछ 100 फीट की दूरी पर था और इतनी कम ऊंचाई से इतने भारी प्लेन को रिकवर करना नामुमकिन था। रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड्स में कैबिन के पीछे से यात्रियों के रोने और चीखने का एक भयंकर शोर सुनाई देता है, जो इस बात का गवाह था कि पैसेंजर्स को भी अपनी मौत का एहसास हो चुका था। कॉकपिट में पायलट्स की आखिरी कांपती हुई आवाज गूंजती है, हम क्रैश होने वाले हैं, ये सच नहीं हो सकता। इसके बाद ठीक 2:14:28 पर एक तेज गड़गड़ाहट के साथ रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फ्लाइट 447 लगभग 11,000 फीट पर मिनट की वर्टिकल स्पीड से सीधे अटलांटिक ओशन की सतह से जा टकराता है और पलक झपकते ही विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये टक्कर इतनी भयानक थी मानो किसी इंसान को 46th फ्लोर से सीधे कंक्रीट पर फेंक दिया गया हो। इस खौफनाक क्रैश में एक ही पल में सभी 228 जिंदगियों का सफर हमेशा के लिए थम गया। जब फ्रांस की एविएशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बीईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की तो उसने साफ कर दिया कि यह हादसा सिर्फ पायलट्स की गलती की वजह से नहीं हुआ था। जांच में सामने आया कि एयरबस A330 में लगे थेल्स पिटॉट ट्यूब्स के बर्फ जमने और ब्लॉक होने की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी थी। एयरबस ने इन्हें बदलने और ज्यादा एडवांस BF गुडरिच सेंसर्स लगाने की सलाह भी दी थी, लेकिन एयर फ्रांस ने खर्च और समय बचाने के चक्कर में लापरवाही दिखाते हुए अपने पूरे फ्लीट में उन्हें तुरंत रिप्लेस नहीं किया। उन्होंने इसे एक रूटीन मेंटेनेंस की तरह लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब फ्लाइट 447 ने रियो दे जनेरियो से उड़ान भरी तो उसमें वही पुरानी पिटॉट ट्यूब्स लगी हुई थी। लेकिन एयर फ्रांस की लापरवाही का ये सिलसिला सिर्फ खराब पुर्जों तक ही सीमित नहीं था। जांच में पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ। एयर फ्रांस ने अपने पायलट्स को हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑटो पायलट के अचानक बंद होने और मैनुअली विमान को संभालने की कोई सिमुलेटर ट्रेनिंग दी ही नहीं थी। पायलट्स को यह सिखाया ही नहीं गया था कि अगर 35,000 फीट की ऊंचाई पर तूफान के बीच स्पीड इंडिकेटर काम करना बंद कर दे तो स्टॉल की स्थिति से प्लेन को कैसे रिकवर करना है। कंपनियों ने यह मान लिया था कि प्लेन का कंप्यूटर कभी फेल नहीं हो सकता। इसी ओवर कॉन्फिडेंस और अधूरी ट्रेनिंग ने उस रात कॉकपिट के भीतर जूनियर पायलट्स को पूरी तरह पैनिक मोड में धकेल दिया, जिससे वो एक के बाद एक जानलेवा गलतियां करते चले गए। जब ये सारी बातें दुनिया के सामने आई तो पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला फ्रांस की अदालत तक जा पहुंचा और करीब 13-14 सालों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। लेकिन आखिरकार जब अप्रैल 2023 में जजों ने फैसला सुनाया तो दुनिया हैरान रह गई। अदालत ने एयरबस और एयर फ्रांस को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले ने उन पीड़ित परिवारों को पूरी तरह तोड़ दिया जो पिछले कई सालों से इंसाफ की उम्मीद में बैठे थे। लेकिन इसके बाद प्रोसिक्यूटर्स ने इस फैसले के खिलाफ तुरंत ऊपरी अदालत में अपील दायर की और आखिरकार इस क्रैश की 17वीं बरसी के आसपास मई 2026 में पेरिस अपील्स कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एयरबस और एयर फ्रांस दोनों को कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर का दोषी पाया। कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों के लंबे संघर्ष को सही ठहराते हुए दोनों कंपनियों पर लगभग $2,60,000 का फाइन लगाया। हालांकि पीड़ितों के परिवारों ने इस रकम को एक नाम मात्र की रकम कहकर इसकी आलोचना की, क्योंकि दोनों कंपनियों की कमाई के सामने ये कुछ मिनटों का मुनाफा है। लेकिन लीगली और रेपुटेशनली इसे परिवारों की जीत माना गया। इस हादसे के बाद दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री में कई रिफॉर्म्स हुए। एयरबस एयरक्राफ्ट्स में ज्यादा भरोसेमंद आइस रेजिस्टेंट पिटॉट ट्यूब्स लगाए गए। पायलट्स के लिए स्टॉल रिकवरी और हाई ऑल्टीट्यूड अपसेट रिकवरी ट्रेनिंग को और सख्त बनाया गया। ऑटोमेटेड सिस्टम्स फेल होने की सिचुएशन में पायलट्स को क्या करना है, इसके गाइडलाइंस भी दोबारा लिखे गए। फ्लाइट 447 की कहानी हमें याद दिलाती है कि एविएशन जैसे फील्ड में छोटी से छोटी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। उस रात एक खराब सेंसर, अधूरी ट्रेनिंग और कॉकपिट में हुई कुछ गलतियों ने मिलकर ऐसी चेन रिएक्शन पैदा की जिसने कुछ ही मिनटों में 228 जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।